हेलो फ्रेंड्स, तो हम आगे बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कंसेप्ट की। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो ट्रेंड था वो 1980s के बाद इंक्रीज हुआ। उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने में ये सोचते हैं कि हम कोई दिमागी बीमार थोड़ी ना है, तभी हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जब कोई दिमागी बीमारी हो, ऐसा सोचते हैं अभी भी। अगर कोई अपना IQ टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के लिए भी जाता है तो यही बोलते हैं कि इन टेस्ट की ज़रूरत ही क्या है। तो जो वो ट्रेंड था वो अब चेंज हो चुका है। अभी नए नए टेस्ट भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे आजकल एप्टीट्यूड इंटरेस्ट टेस्ट करना ट्रेंड में है कि करियर कौन सा चूज़ करना चाहिए, इसमें हेल्प मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं टाइम टू टाइम उनके टेस्ट भी होते रहते हैं ताकि उनकी जो स्ट्रेस लेवल है जो काम करने के दौरान हो जाता है उसको एक्सेस किया जा सके और एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज किया जा सके। इसमें रोशा टेस्ट हैं, TAT है और SSB में भी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये पता होगा कि ये जो टेस्ट एग्ज़ाम में यूज़ किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ का पता चल सके और जब उस जॉब में जाते हैं तो मतलब कैसे हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन को, ये टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। कि न्यू टेस्ट की डेवलप हो रही हैं जो आजकल, और जो पहले से टेस्ट अवेलेबल हैं हिस्टोरिकल, उनमें कुछ ऐड करके भी किया जा सकता है। जो टेस्ट वेस्टर्न कल्चर पर बेस्ड हैं उनको थोड़ा चेंज करके इंडियन कल्चर पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रोशा टेस्ट हो गया। आजकल जो अटेंशन इंक्रीज हो चुकी है वो किस पर है, वो है इंडिविजुअल पर, क्लाइंट पर। जिसे हम टेस्टिंग करते हैं हमारा जो फोकस है किस पे है, क्लाइंट पे है, क्योंकि हमें उस पर्सन का कॉज ऑफ बिहेवियर जानना है। अगर हमें कॉज ऑफ बिहेवियर पता होगा तभी हम नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। जब कभी या कोई भी पर्सन काउंसलर के पास जाता है तो काउंसलर अब्रप्टली स्टार्ट नहीं कर सकता टेस्ट को, उसको भी कुछ रूल्स एंड एथिक्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो काउंसलर को रेपो मेंटेन करनी होती है, उसे क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाना होता है, उसको ये विश्वास दिलाना होता है कि वो जो भी शेयर करेगा एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल, किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाएगी जो उससे बात हो रही है। 4 to 5 सेशंस लग जाते हैं काउंसलर को क्लाइंट को मतलब प्रॉपर एडजस्ट करवाने में, ताकि वो कंफर्टेबल होकर अपनी बात रखे और रियल में जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो बताए। काउंसलर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्लाइंट की हिस्ट्री एंड बायोग्राफी अच्छे से पता करे, स्टडी करे, ऑब्जर्व करे एंड आगे की काउंसलिंग की उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर अच्छे से होगी तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्लाइंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। अगर वो स्कूल में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, सोसाइटी में रह रहा है तो उसके कैसे बिहेवियर हो सकते हैं। किसी भी पर्सन की रूटीन लाइफ जो एवरीडे लाइफ है, वर्किंग लाइफ और शेड्यूल से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि स्पेसिफिक पर्सन की कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं कि जब हम कोई भी टेस्ट यूज़ करते हैं तो हमें उस टेस्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसका प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए कि इसको ऐसे यूज़ किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए 16 PF टेस्ट यूज़ करते हैं। ओनली 16 फैक्टर्स ही हैं टेस्ट में, जो काफ़ी नहीं है किसी की भी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। तो उससे पहले हमें उस पर्सन को ऑब्जर्व करना होगा, उसकी क्या नीड है, देन ये डिसाइड करेंगे कि ये टेस्ट उस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसका एज लेवल, जेंडर, एप्टीट्यूड लेवल, उसकी एजुकेशन, ये सब देखकर ही हम उस पर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्ट कहाँ यूज़ किया जा सकता है, टेस्ट की मेथडोलॉजी क्या है, क्लाइंट पर एप्लीकेबल भी है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है और हमने ये टेस्ट क्लाइंट पर अप्लाई कर दिया तो टेस्ट के बाद जो स्कोर आए उनको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग जाए कि इसके ऐसे रिज़ल्ट आ सकते हैं। अगर हमें क्लाइंट के बेसिक के बारे में पता है तो हम टेस्ट के स्कोर को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। स्कोर को अच्छे से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है टेस्ट का तो जो तरीका होना चाहिए हमारा कम्युनिकेट करने का, वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि क्लाइंट को ये ना लगे कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर इतना भी बुरा और नेगेटिव नहीं है। अगर सब पार्ट्स को ऑब्जर्व करके टेस्ट का रिजल्ट निकाला जाएगा तो वो क्लाइंट के लिए पॉजिटिव ही होगा।
अब इफ़ेक्टिव टेस्ट अगर रिक्वायर्स बेसिक जो फेमिलियरिटी विद टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। जैसे जब हम साइकोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो हमसे मतलब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, सारे जो टेस्ट होते हैं वो प्रैक्टिकली करवाए जाते हैं ताकि हमें टेस्ट की बेसिक नॉलेज हो सके और हम फेमिलियर हो जाएं कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या पैटर्न है। अगर हमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट नॉलेज है, किन किन स्टूडेंट्स पर, क्लाइंट्स पर ये अप्लाई हो सकते हैं, उसकी क्या एज रेंज है, उसका बेसिक ओरिजिनलिटी कहाँ की है, वो टेस्ट वेस्टर्न कल्चर का है तो वो इंडियन कल्चर में एप्लीकेबल है या नहीं, इसकी अगर पूरी तरह से नॉलेज है तो हम अच्छे से अपने टेस्ट रिजल्ट्स को इवेलुएट कर पाएंगे, क्योंकि हम देख पाएंगे कि कौन कौन से टेस्ट हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग यूज़फुल हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं तो हम उनके अकॉर्डिंगली ही टेस्ट यूज़ करेंगे, देखेंगे कि एज ग्रुप सही है या नहीं और हमारा जो मेन पर्पज़ वो क्या है, क्या जानने का है। अगर हम उनका IQ लेवल जानना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर IQ लेवल हाई आया है तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, कि उसका उन्हीं आइटम पे हाई स्कोरिंग हो क्योंकि वो ऐसा रिजल्ट शो करना चाहता हो। कई बार सोशल डिज़ायरेबल रिजल्ट्स भी बच्चे शो करते हैं, इसलिए उनको अच्छे से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने स्कोर को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रेडिक्शन भी एकदम गलत होगा, जो हमारा होल प्रोसेस है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बहुत क्लियर नॉलेज हो, इससे आगे वाले स्टेप्स अपने आप होते चले जाएंगे। जब हम रिजल्ट डिस्कस करें क्लाइंट के साथ तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्कोर हाई है तो क्लाइंट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, और अगर क्लाइंट का स्कोर लो है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ से निराश ना हो। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। थैंक यू।